नमस्कार और स्वागत है। हम यहाँ कहानियों और विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करते हैं। जी हाँ। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने बहुत से लोगों के दिलों को छुआ है। कोरियन ड्रामा वेट लिफ्टिंग परी किम बॉक-चू। बिल्कुल। और हम आज इस कहानी के कुछ खास हिस्सों पर ध्यान देंगे ताकि किरदारों की जो यात्रा है, उनकी जो गहराई है, उसे थोड़ा और समझ सकें। हाँ, मतलब ये सिर्फ कहानी का रिकैप नहीं है बल्कि उसके दिल में झांकने की एक कोशिश है। सही बात। क्योंकि देखिए, पहली नज़र में ये शायद एक स्पोर्ट्स ड्रामा लगे, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस। हाँ, लगता तो है। पर जब आप थोड़ा और अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये जवानी की उलझनों के बारे में है, दोस्ती की जो गहरी अहमियत होती है उसके बारे में है, अपने सपनों के पीछे भागने की जिद, और हाँ, बड़े होने का वो जो खट्टा मीठा सा एहसास होता है ना, उसके बारे में है। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के है जो अपनी 20 की उम्र के आखिर में है या 30 की शुरुआत में, ये कहानी बहुत कनेक्ट करती है। वो अपनी पहचान, अपने रास्ते, अपने रिश्तों को समझने की जो कोशिश होती है ना। हाँ, वही दौर जब दुनिया आपसे बहुत कुछ उम्मीद करती है और आप खुद से ही पूछ रहे होते हैं कि भाई मुझे असल में चाहिए क्या। सही कहा। तो कहानी की हीरोइन है किम बॉक-चू। यूनिवर्सिटी की छात्रा है, एथलीट है, वेटलिफ्टर, और उसका एक ही लक्ष्य है, नेशनल चैंपियन बनना। जी। बाहर से देखने में वो एकदम बोल्ड है, थोड़ी सख्त मिजाज, बिंदास कह सकते हैं, और जाहिर है शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर। लेकिन इस बाहरी कवच के नीचे अंदर से वो बिल्कुल एक आम लड़की है, अपनी 20 की उम्र वाली सारी उलझनों के साथ, थोड़ी नाजुक, थोड़ी असुरक्षित, प्यार में भी पड़ना चाहती है और अक्सर इस बात को लेके परेशान रहती है कि क्या उसकी ये ताकत, उसका ये एथलीट होना उसे आम लड़कियों जैसा बनने से रोकता है। हाँ, और यही तो उसका किरदार इतना दिलचस्प बन जाता है। विरोधाभास है ना, एक तरफ असाधारण शारीरिक शक्ति और दूसरी तरफ उतनी ही सामान्य कह सकते हैं भावनात्मक नाजुकता। ये उसे बहुत रियल बनाता है, बहुत मानवीय। सही। समाज अक्सर महिलाओं को और खासकर एथलीट्स को एक खास खांचे में फिट करने की कोशिश करता है। या तो आप एकदम टफ हो या फिर आप पारंपरिक रूप से फेमिनिन हो। हाँ, बीच का रास्ता जैसे है ही नहीं। बिल्कुल। और बॉक-चू इन दोनों के बीच फंसी हुई महसूस करती है। उसकी ताकत उसकी पहचान है, पर क्या समाज, क्या लड़के उसे इस ताकत के साथ अपनाएंगे, ये सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता है। ये कश्मकश शायद कई प्रोफेशनल महिलाएं भी महसूस करती होंगी, है ना? अपनी पहचान और अपनी निजी इच्छाओं में संतुलन बनाना। हाँ, काफी हद तक। खैर, तो इसी जिंदगी में एंट्री होती है जंग जुन ह्युंग की। अच्छा। वो एक तैराक है, थोड़ा शरारती, बेफिक्र सा दिखने वाला, और उनकी पहली मुलाकातें, अरे बाप रे, बिल्कुल टिपिकल फिल्मी स्टाइल। लगातार तकरार, एक दूसरे को चिढ़ाना। हाँ, वो उसे चबी कहकर चिढ़ाता है ना। हाँ, उसके वजन या ताकत का मजाक उड़ाता है और बॉक-चू को तो बस गुस्सा ही आ जाता है उस पर। ये जो शुरुआती नोक-झोंक है, जिसे हम कई बार एनिमीज टू लवर्स वाला ट्रोप कहते हैं, वो यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं लगता। नहीं लगता, सही कहा। ये उनके रिश्ते के बनने का एक जरूरी हिस्सा है। वो एक दूसरे को परेशान जरूर करते हैं, पर इसी बहाने वो एक दूसरे को असल में देखना शुरू करते हैं। हाँ, मतलब नोटिस करते हैं। बिल्कुल। उस मजाक और चिढ़ के पीछे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे की असलियत को, शायद थोड़ी कमजोरियों को भी भांपने लगते हैं। और फिर कहानी में एक प्यारा सा ट्विस्ट आता है। उन्हें पता चलता है कि वो बचपन में एक दूसरे को जानते थे। हाँ, वो स्कूल वाली याद। वो भूली बिसरी सी यादें ना, उनके बीच जैसे एक अनजाना सा कनेक्शन बना देती है। फिर धीरे धीरे उनकी बातचीत सिर्फ लड़ने झगड़ने वाली नहीं रहती, बदलने लगती है। कभी वो देखता है कि बॉक-चू कितने मजे से खा रही है, कभी वो उसके प्रैक्टिस सेशन में पहुंच जाता है बिना किसी वजह के। छोटी छोटी चीजें, अनकहे इशारे। बिल्कुल। और वो चिढ़ धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है, और फिर शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा। ये बहुत ही ऑर्गेनिक लगता है ना, कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ, बिल्कुल। थोपा हुआ नहीं लगता। ये आपसी समझ पर बनता दिखता है। दोनों एथलीट हैं तो वो एक दूसरे के प्रेशर को, उम्मीदों को समझते हैं। सही बात है। ये जो कॉमन ग्राउंड है, ये उनके रिश्ते को एक मजबूती देता है। वो सिर्फ एक दूसरे को रोमांटिक इंटरेस्ट की तरह नहीं देखते, बल्कि एक इंसान, एक साथी खिलाड़ी के तौर पे भी सम्मान करते हैं। हाँ, ये दोस्ती और सम्मान वाली नींव बहुत जरूरी लगती है उनके रिश्ते में। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, रास्ता इतना सीधा कहाँ होता है। हाँ, कोई ना कोई पेंच तो होता ही है। बॉक-चू के दिल में कोई और दस्तक दे देता है, जंग जे ये। अच्छा, ये कौन है? और मजे की बात यह है कि वो जून यूंग का बड़ा भाई है।
ओहो, लव ट्रायंगल। हाँ जी, जेई एक वेट लॉस क्लिनिक में डॉक्टर है। बहुत ही नेक, शांत, एकदम जेंटलमैन टाइप। शायद वैसा जैसा बॉकजू ने हमेशा सोचा होगा कि एक आइडियल लड़का होता है। अच्छा। और उसके लिए ये जो आकर्षण पैदा होता है वो बॉकजू को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। मुश्किल क्यों? क्योंकि जेई से मिलने के लिए, उससे नजदीकी बढ़ाने के लिए बॉकजू अपनी असली पहचान छिपा लेती है। क्या मतलब? वो दिखावा करती है कि वो वेट लिफ्टर नहीं है, बल्कि म्यूजिक पढ़ने वाली एक नाजुक सी लड़की है, सेलो बजाती है। ओह, ये तो उसके अंदर की गहरी असुरक्षा दिखाता है। हाँ, उसे डर लगता है कि अगर जेई को पता चला कि वो एक वेट लिफ्टर है जो शायद पारंपरिक लड़की वाले सांचे में फिट नहीं होती, तो वो उसे पसंद नहीं करेगा। सोचिए जरा, एक लड़की जो इतना वजन उठा सकती है, वो अपने क्रश के सामने अपनी सच्चाई बताने से डर रही है। हाँ, ये काफी दुखद भी है। वो ऐसे कपड़े पहनती है जो उसके स्टाइल के नहीं, ऐसी बातें करती हैं जिनमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो उसे पसंद कर ले। ये कितना थका देने वाला होगा उसके लिए। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये तो जैसे खुद के ही एक हिस्से को नकारना हुआ। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे उस प्रेशर की तरफ इशारा करता है जो समाज खासकर युवा महिलाओं पर डालता है कि भाई तुम्हें ऐसा दिखना है, ऐसा बर्ताव करना है, तभी तुम्हें आकर्षक माना जाएगा। हाँ, बॉकजू का ये जो सीक्रेट है, ये उसके अंदर के संघर्ष का प्रतीक है। वो असल में कौन है, बनाम वो क्या बनना चाहती है, या उसे लगता है कि उसे क्या बनना चाहिए किसी और की नजरों में अच्छा दिखने के लिए। और जेई यहाँ क्या दिखाता है? जी, यहाँ अनजाने में ही सही उस परफेक्ट आदर्श को दिखाता है जिसे पाने के लिए बॉकजू अपनी असलियत तक कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। और जब सच सामने आता है, क्योंकि सच तो छिपता नहीं है, तो बॉकजू पूरी तरह बिखर जाती है। जाहिर है। वो शर्मिंदगी, वो रिजेक्शन का डर और ये एहसास कि उसने खुद को ही धोखा दिया, ये सब उसे घेर लेता है। वो सीन याद है जब वो बारिश में खड़ी होती है? हाँ, वो बहुत पावरफुल सीन है। या जब वो जेई का सामना नहीं कर पाती, वो पल उसकी कमजोरी, उसकी नजाकत को दिखाते हैं। दुनिया के लिए वो भले ही स्ट्रांग वेटलिफ्टर हो, पर उस पल वो सिर्फ एक दिल टूटी हुई लड़की है। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना, जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा हो। हम अपनी पहचान के किन हिस्सों को छिपाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, स्वीकार करेंगे या नहीं। हाँ, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी रुचियां। बिल्कुल। क्या हम खुद को कम करके दिखाते हैं? बॉकजू का ये अनुभव हमें दिखाता है कि खुद को एक्सेप्ट ना कर पाने की कीमत क्या हो सकती है। देखिए, जेई बुरा इंसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बॉकजू के लिए सही नहीं है, क्योंकि बॉकजू उसके सामने खुद नहीं रह सकती। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ मेरे ख्याल से यहीं से शुरू होता है। कैसे? जब बॉकजू अपने सबसे लो पॉइंट पर होती है, एकदम बिखरी हुई, तब कौन उसके साथ खड़ा होता है? जूनियोंग। अच्छा। वो उसे जज नहीं करता, वो उसका मजाक नहीं उड़ाता जो वो पहले करता था। वो बस वहां होता है, उसे सुनता है, उसे दिलासा देता है। और शायद पहली बार बॉकजू को लगता है कि अरे, किसी के सामने कमजोर पड़ना भी ठीक है। और ये बात इसलिए और भी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि जूनियोंग खुद भी तो अपने स्ट्रगल से गुजर रहा है। हाँ, उसका अपना तैराकी करियर। हाँ, वो एक पुराना हादसा, एक जरूरी कंपटीशन में उसने फॉल स्टार्ट किया था, मतलब सिग्नल से पहले कूद गया था। हाँ, उसका असर उस पर बहुत गहरा पड़ा था। वो सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, वो उसके लिए एक बड़ा मेंटल ट्रॉमा बन गया। उसे पानी से डर लगने लगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया। तो वो भी अपनी एक अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। तो जब वो बॉकजू को संभालता है, तो वो किसी ऐसे इंसान का सहारा नहीं है जिसके पास सारे जवाब हैं। नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी का है जो खुद दर्द और शक को समझता है। वो एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं, हीलर्स जैसे बन जाते हैं। सही कहा, हीलर। वो एक दूसरे को उनकी कमजोरियों के साथ देखते हैं और शायद इसीलिए एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। हाँ, यहीं पर वो आपसी इलाज और सपोर्ट वाला थीम बहुत खूबसूरती से उभरता है। उनका रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक या रोमांस नहीं रह जाता, गहरा हो जाता है। हाँ, एक गहरा कनेक्शन बन जाता है जहां वो एक दूसरे के सबसे बुरे दौर में साथ खड़े होते हैं। ये दिखाता है कि असली ताकत शायद परफेक्ट होने में नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को मानने में है और किसी ऐसे का साथ पाने में है जो आपको उन कमियों के बावजूद समझे और सहारा दे। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये कहानी है वल्नरेबिलिटी में, यानी कमजोरी में ताकत खोजने की और उस ताकत को इंसानी रिश्तों के जरिए बढ़ाने की।
पर चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई हैं। नहीं, कहाँ? एक तरफ बॉक्जू पर उसके कोच और पिता का जबरदस्त प्रेशर है कि वही करियर पर ध्यान दो, मेडल लाओ। दूसरी तरफ जून ह्यूंग को अपने उस पानी वाले डर से लड़ना है। और फिर एंट्री होती है सोंग शी हो की। हाँ, शीहो। वो जून ह्यूंग की एक्स गर्लफ्रेंड है, खुद एक बहुत टैलेंटेड रिथमिक जिम्नास्ट है और अब बॉक्जू की रूममेट भी। ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बहुत ज्यादा। शीहो का किरदार कहानी में एक जरूरी कंट्रास्ट लाता है। वो भी एथलीट है, उस पर भी परफॉर्मेंस का दबाव है, लेकिन उसकी जो असुरक्षा है और जून ह्यूंग को वापस पाने की जो इच्छा है वो उसे एक अलग रास्ते पे ले जाती है। हाँ, वो बॉक्जू से जलती है। हाँ, ईर्ष्या करती है, उनके बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। जहाँ एक तरफ बॉक्जू और जून ह्यूंग का रिश्ता आपसी सपोर्ट और भरोसे पे बन रहा है, वहीं शीहो का रवैया दिखाता है कि कैसे इनसिक्योरिटी और जलन रिश्तों को खराब कर सकती है। शीहो की कहानी भी अपने आप में दुखद है। वो भी दबाव और अकेलेपन से जूझ रही है। हाँ, उसका एंगल भी सिंपैथेटिक है। लेकिन उसका तरीका बॉक्जू और जुनह्यूंग के लिए खतरा बन जाता है। ये दिखाता है कि बाहर का प्रेशर और अंदर की असुरक्षा मिलकर कितना नुकसान कर सकते हैं। हाँ। तो बॉक्जू को सिर्फ अपने दिल के मामले नहीं सुलझाने, उसे अपने करियर, परिवार की उम्मीदें और अब ये नई उलझन सबसे निपटना है। ये सारी चीजें मिलकर कहानी को और ज्यादा रियल बनाती हैं। जिंदगी में कभी एक ही चुनौती तो होती नहीं है। ये सही बात है। अक्सर कई चीजें एक साथ चल रही होती है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझनें, घर की उम्मीदें, अपनी पहचान की तलाश। हाँ, सब एक साथ। और कहानी इन सभी धागों को बहुत अच्छे से बुनती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत, जैसे जून ह्यूंग का ट्रॉमा, और बाहरी दबाव जैसे बॉक्जू पर मेडल का प्रेशर, हमारे आज को इफेक्ट करते हैं, और कैसे सच्चा सपोर्ट इन सब से उभरने में मदद कर सकता है। और फिर धीरे धीरे हम इन किरदारों को सच में बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ। बॉक्जू के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होता है? खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। हाँ, वो समझ जाती है कि एक मजबूत वेटलिफ्टर होना और प्यार में पड़ी एक लड़की होना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दोनों वो ही है। ये दोनों ही उसकी पहचान का हिस्सा हैं। उसकी ताकत उसे कम फेमिनिन नहीं बनाती, बल्कि उसे वो बनाती है जो वो है। उसे अब किसी जेई के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी है ना, ये बहुत अहम है। वो जेई वाले क्रश को पीछे छोड़ती है बिना किसी कड़वाहट के, बल्कि एक समझ के साथ कि वो उसके लिए सही नहीं था। और वो जून ह्यूंग के साथ अपने रिश्ते को पूरे दिल से अपनाती है, जिसमें सच्चाई है, ईमानदारी है, और एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना है जैसे वो हैं। और जून ह्यूंग वो भी बदलता है। हाँ, वो भी अपने डर पर काबू पाता है। सिर्फ पानी के डर पर नहीं, बल्कि शायद कमिटमेंट के डर पर भी। अच्छा पॉइंट है। वो सीखता है कि किसी का सच्चा साथी होने का मतलब क्या होता है, सिर्फ अच्छे वक्त में साथ हंसना नहीं, बुरे वक्त में हाथ थामना भी। बिल्कुल। उनका प्यार कोई फेरी टेल जैसा परफेक्ट नहीं है। उनमें झगड़े होते हैं, गलत फहमियां होती हैं। हाँ, आम कपल्स की तरह। बिल्कुल, लेकिन उनकी नींव मजबूत है। वो एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए पुश करते हैं। वो सच में एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं इमोशनली। और हाँ, शायद बॉक्जू कभी कभी सच में भी। हाँ, हो सकता है। और यही कहानी का जो मुख्य संदेश है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। क्या है वो? खुद को स्वीकार करने की आजादी, सच्चे प्यार और सपोर्ट की ताकत, जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको जैसा है वैसा खिलने में मदद करता है। और बड़े होने की वो खट्टी मीठी यात्रा, जिसमें गलतियां करना, सीखना, आगे बढ़ना सब शामिल है। हाँ। और जो बात यहाँ खास तौर पर देखने लायक है वो ये कि कहानी कैसे वेटलिफ्टिंग को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं, बल्कि एक मेटाफर की तरह, बिल्कुल एक रूपक की तरह इस्तेमाल करती है। बॉक्जू शारीरिक वजन उठाती है, पर जून ह्यूंग उसके इमोशनल बोझ को, उसके मन के वजन को हल्का करने में मदद करता है। वाह, ये बहुत जयभार। वे दोनों एक दूसरे के सपनों का वजन उठाने में भी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर वेटलिफ्टिंग परी किम बॉक्जू जवानी के उस पूरे स्पेक्ट्रम की कहानी है। दोस्ती, सपने, खुद को खोजना, अपनी कमजोरियों में ताकत ढूंढना और रिश्तों के जरिए उस ताकत को बढ़ाना। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छूती है, चेहरे पर मुस्कान लाती है और शायद हमें याद दिलाती है कि जो लोग बाहर से सबसे मजबूत दिखते हैं ना, उनके दिल भी नरम होते हैं। हाँ, और उन्हें भी सहारे की जरूरत होती है। ये उन कहानियों में से जिसके बारे में दोस्तों से बात करने में मजा आता है। बिल्कुल। और शायद ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? जरा सोचिए, हम कितनी बार अपनी असलियत के कुछ हिस्सों को, चाहे वो हमारी कोई अलग सी रुचि हो या कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या हमारी कोई असुरक्षा, दुनिया से छिपाते हैं। हाँ, इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, या सफलता को लेकर,
और हमारे अपने रिश्तों में प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार हो, एक दूसरे को ऊपर उठाने का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मुश्किल वक्त में दिलासा देना है, या कुछ और भी है? या फिर ये एक दूसरे को उनके सपने पूरे करने में, अपनी शर्तों पर जीने में और अपना सबसे अच्छा रूप बनने में सच में मदद करना भी है? बहुत गहरा सवाल है ये। हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। वाकई। और इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये गहरा गोता पसंद आया होगा। शुक्रिया।